सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल बीजे स्टॉक क्लासेस में स्वागत है। क्लास 10 साइंस चैप्टर 8 है आपका आनुवांशिकता। इंग्लिश में बोले तो हेरिडिटी। ठीक है ना, उसे आज हम समझने वाले हैं फ्रेंड्स। एंड ये फ्रेंड्स ये नोट्स हैं, ठीक है, आपके जो एनसीईआरटी के प्रश्न हैं अभ्यास के, उससे मैं इसमें नहीं डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन जो इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ना, एग्जाम में रिपीटेड मोड में पूछे जाते हैं, उससे मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है ना, तो पहले मैं कहता हूँ, पहला प्रश्न ही हमारा, मैं बताऊँ आपको अनुवांशिकता किसे कहते हैं। देखो, जनक जीवों से लक्षण एवं गुणों का उनकी पीढ़ी में स्थानांतरण होना आनुवांशिकता कहलाता है। ठीक है, यह इसकी क्या डेफिनेशन होगी, परिभाषा। ठीक है ना, मैंने आपको जानकारी बता दिया है। वैसे पेपर में आता नहीं है कि अनुवांशिकता किसे कहते हैं, वैसे आपके लिए नॉलेज के लिए बता दिया है। अगर प्रश्न फर्स्ट है आपका नोट्स में, इंपोर्टेंट नोट्स है, मतलब पेपर में बार बार आया था, तो वेरी वेरी मोस्ट है। ठीक है ना, ये प्रश्न फर्स्ट ही है, मानव में लिंग निर्धारण क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। देखो फ्रेंड्स, इसे हम कई तरीके से बता सकते हैं, जैसे कि आप इसे सारणी की तरीके से बना सकते हैं, पॉइंट के तरीके से भी। जैसे कि मानव में लिंग निर्धारण निम्न रूप से होता है, ठीक है ना, तो इसे 1 2 3 पॉइंट के साथ कर सकते हैं। लेकिन इसमें इस तरीके से तो नहीं देता। देखो, मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। और देखो, जोड़ी पूछी है तो 23 जोड़ी, और पैसे कितने होते हैं, 23, एक जोड़ी में 2 होते हैं। ठीक है, 23 दूनी 40, यानी कितने गुण पाए जाते हैं, 46 गुण पाए जाते हैं। ठीक है, मानव में। और इनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र स्त्री एवं पुरुष में दोनों में समान होते हैं। कितने होते हैं, 22 जोड़ी, यानी 44 गुणसूत्र। ठीक है ना, ठीक है, समान होते हैं, जिन्हें कायिक गुणसूत्र कहते हैं। एक जोड़ी गुणसूत्र स्त्री एवं पुरुष दोनों में अलग अलग होते हैं, जो पुरुष में एक्स वाई तथा स्त्री में एक्स एक्स होते हैं, जिन्हें लिंग गुणसूत्र कहते हैं। इनके द्वारा लिंग का निर्धारण किया जाता है। जब पुरुष का एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु, जो यहाँ से हम करते हैं कि मनुष्य का निर्धारण यहाँ पर करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, अगर निर्धारण एक चीज़ को, ठीक है ना, या फिर यहाँ से कर सकते हैं, एक जोड़ी गुणसूत्र स्त्री और पुरुष दोनों में अलग अलग होते हैं, जो पुरुष में एक्स वाई तथा स्त्री में एक्स एक्स होते हैं, जिन्हें लिंग गुणसूत्र कहते हैं। इनके द्वारा लिंग का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, जब पुरुष का एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु स्त्री के अंड को निषेचित करता है तो मादा अर्थात पुत्री उत्पन्न होती है। ठीक है, जब पुरुष का वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु स्त्री के अंड को निषेचित करता है तो नर अर्थात पुत्र उत्पन्न होता है। पुत्र तो पुत्री की उत्पत्ति के लिए पुरुष के शुक्राणु उत्तरदायी होते हैं। ठीक है ना, अब देखो ये इसकी डायग्राम आ गया। देखो, पुरुष में 44 प्लस एक्स, ठीक है ना, 44 गुणसूत्र हो गए, एक ही आ गया, 2 ही आ गए, तो 44 और 45 40, टोटल 40 आ गए। इसमें 40 आ गए स्त्री में। अब देखो, इनकी हम अगर निषेचन करेंगे, पहले ये युग्मक है, क्या है युग्मक, दोनों को अलग अलग कर लिए हमने। और देखो इन्हें करेंगे हम, तो ये पुत्र हो गया एक्स 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 पुत्री, एक्स वाई पुत्र, फिर एक्स एक्स पुत्री, एक्स 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 वाई पुत्र। ठीक है ना, इसे शुक्राणु, अगर शुक्राणु स्थापित देखे तो हम ऐसे पुत्री पुत्र आप समझते हैं, एक्स वाई होगा तो पुत्र होगा, एक्स एक्स हो गए तो पुत्र पुत्री होगी। इस प्रश्न सेकंड आपका लक्षणों की वंशागति के नियम में मेंडल का योगदान लिखिए, अथवा मेंडल के वंशागति नियमों का वर्णन कीजिए। तो मेंडल के 3 वंशागति नियम है। ठीक है ना, पहला है प्रभाविता का नियम, सेकंड है युग्मों की शुद्धता का नियम, या ऐसे पृथक्करण का नियम भी कह देते हैं, एंड थर्ड है आपका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है ना, तो पहला हम अप्रभाविता का नियम पढ़ते हैं। देखो, इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर क्रॉस कराया जाता है, इससे प्रथम पीढ़ी F1 प्राप्त होती है। इसमें जो लक्षण प्रकट होता अभिव्यक्त होते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं। जो लक्षण प्रथम पीढ़ी प्रकट नहीं होते हैं उन्हें अभिव्यक्त या अभिव्यक्त नहीं होते हैं, उन्हें अप्रभावी अथवा अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है, देखो जैसे मेंडल ने शुद्ध लंबे मटर के पौधे टी, कैपिटल टी टी, ठीक है, एवं शुद्ध बौने पौधे यानी स्मॉल टी टी के मध्य क्रॉस कराया, जिससे प्रथम F1 पीढ़ी प्राप्त हुई। इसमें सभी संकर लंबे पौधे अर्थात कैपिटल टी एंड स्मॉल टी प्राप्त हुए, अतः लंबेपन का लक्षण प्रभावी होता है और बौनेपन का लक्षण अप्रभावी होता है। ठीक है, जैसे ये रहने का डायग्राम है, वो ये होगी 2024 में ये प्रश्न आया था। ठीक है ना, ये वाला देखो, ऐसा ये क्या है, शुद्ध लंबे शुद्ध बौने, इनके मध्य में ये युग्मक हो गए। अगर इन्हें क्रॉस कराएंगे तो देखो ये संकर लंबे पौधे हो गए, यानी इसमें भी एक लंबा एक छोटा, एक लंबा एक छोटा, नहीं संकर लंबे, नया लंबे नया छोटे। ठीक है ना,
तो अर्थात इसमें लंबेपन का लक्षण है प्रभावी है। ठीक है। अब सेकंड आपका नियम है युग्मों की शुद्धता का नियम, यह पृथक्करण का नियम। देखो प्रथम संकर पीढ़ी F1 में दोनों लक्षण सात सात युग्मक में रहते हैं लेकिन एक दूसरे को संदूषित नहीं करते हैं। F2 पीढ़ी में यह अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए इसे युग्मों की शुद्धता का नियम कहते हैं। ठीक है, और पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। उदाहरण के लिए F1 पीढ़ी के पौधों में पुनः क्रॉस कराया जाता है जिससे F2 पीढ़ी प्राप्त होती है। इससे में शुद्ध लंबे पौधे, संकर लंबे एवं शुद्ध बौने अलग अलग पौधे प्राप्त होते हैं। देखो जैसे कि इसमें लंबे पौधे प्राप्त होंगे एंड बीच के होते हैं ना बराबर, ऐसे जन लंबे ना छोटे वो भी प्राप्त होंगे, एंड बिल्कुल छोटे बौने पौधे भी प्राप्त होंगे जैसे ये रहे। ठीक है ना, ये F1 पीढ़ी है, इन्हें ये इसे युग्मक रहेगा एंड फिर दोबारा क्रॉस कराएंगे। देखो ये शुद्ध लंबे पौधे, ये संकर लंबे 2.2 संकर लंबे पौधे आएंगे एंड ये जो है ये शुद्ध बौने पौधे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे F2 पीढ़ी में लक्षण प्ररूप अनुपात या प्रारूप अनुपात 1:2:1 और जीन प्रारूप अनुपात है 3:1। ठीक है ना। एंड आपका थर्ड जो नियम है वह स्वतंत्र अपविवहन का नियम। तो इस नियम के अनुसार जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर संकरण अथवा क्रॉस कराया जाता है तो लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती है, इसलिए इसे स्वतंत्र अपविवहन का नियम कहते हैं। क्लियर है। अब उदाहरण देखें, एग्जाम्पल है जब गोल हरे बीज का संकरण झुर्रीदार पीले बीज के साथ कराया जाता है जिससे प्रथम पीढ़ी F1 प्राप्त होती है। इसमें सभी गोल पीले बीज वाले पौधे प्राप्त होते हैं। प्रथम पीढ़ी के पौधों में जब पुनः क्रॉस कराया जाता है जिससे F2 पीढ़ी प्राप्त होती है, इसमें निम्न प्रकार के बीज वाले पौधे प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, जैसे गोल हरे झुर्रीदार पीले और झुर्रीदार हरे बीज। F2 पीढ़ी में लक्षण प्ररूप अनुपात 9:3:1 होता है। ठीक है ना। अब देखो ये जो कैपिटल RR एंड स्मॉल YY ये हरे गोल हरे बीज है। ठीक है। एंड ये जो स्मॉल RR एंड कैपिटल YY है ये झुर्रीदार पीले पौधे हैं। ठीक है। अगर इनके इसे युग्मक होंगे एंड इसे क्रॉस कराएंगे तो ये सभी क्या होंगे, सभी गोल पीले बीज प्राप्त होंगे। ठीक है, सभी गोल। कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। ठीक है, ये इसी प्रकार से सभी प्राप्त होंगे, इसे F1 पीढ़ी कहेंगे एंड इससे द्वारा क्रॉस कराएंगे ये F2 पीढ़ी प्राप्त होगी। ठीक है, ये आपकी जो बुक है ना NCERT की साइंस की, उसमें ये सारणी है। अगर आपको बनाना आए तो ठीक है, नहीं बनाने आए तो बताइए ना, अलग से इसके लिए वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, समझाने के लिए। इसमें लिखा गया है टोटल 556 बीज हैं एंड 315 गोल पीले, 108 गोल हरे, 101 झुर्रीदार पीले और 32 झुर्रीदार हरे बीज। एंड फ्रेंड ये ज़्यादा मोस्ट नहीं है पेपर के लिए। ठीक है, ये आता नहीं है, बस नॉलेज के लिए बता दिया मैंने। ओके। अब प्रश्न आपका थर्ड है आनुवांशिकता किसे कहते हैं। देखो प्रश्न मैंने आपको नॉलेज बताया था, ये फिर दोबारा आ गया। जनक जीवों के लक्षणों की का उनकी संतानों में स्थानांतरण होना या लक्षणों गुणों का स्थानांतरण होना आनुवांशिकता कहलाता है। ठीक है, या कहते हैं, बात वही है। अब ये वेरी मोस्ट है फ्रेंड्स, इसे आप देख सकते हो। कर्णपाली किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है। देखो कर्णपाली, कान के निचले भाग को कर्णपाली कहते हैं। कि कितना सिंपल है, क्यों। कर्णपाली के प्रकार ये दो प्रकार के होते हैं। एक है स्वतंत्र कर्णपाली, जब कान का निचला भाग सिर से चिपका हुआ नहीं होता है तो इसे स्वतंत्र कर्णपाली कहते हैं। एंड सेकंड है संयुक्त कर्णपाली, जब कान का निचला भाग सिर से चिपका हुआ होता है तो इसे संयुक्त कर्णपाली कहते हैं। ठीक है। अब प्रश्न है 5 आपका, एक संकर संकरण किसे कहते हैं। इसके आधार पर वंशागति के कौन कौन से नियमों का प्रतिपादन किया गया है। ठीक है ना। उत्तर है इसका, जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर क्रॉस कराया जाता है तो इसे एक संकर संकरण कहते हैं। इसके आधार पर प्रभाविता एवं प्रतिकरण का नियम प्रतिपादन किया। प्रश्न है एंड फ्रेंड, इससे पहले मैं आपके लिए ये वेरी वेरी मोस्ट, ठीक है ना, डीएनए की सर्वप्रथम खोज किसने की, डीएनए की सर्वप्रथम खोज की फ्रेडरिक मीसर ने। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 6 है, उसकी तरफ बढ़ते हैं हम। देखो द्विसंकर संकरण किसे कहते हैं, इस आधार पर किस नियम का प्रतिपादन किया गया है। देखो प्रश्न 6 है आपका, द्विसंकर संकरण किसे कहते हैं, इस आधार पर किस नियम का प्रतिपादन किया गया। द्विसंकर संकरण, जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर क्रॉस कराया जाता है तो इसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। इस आधार पर स्वतंत्र अपविवहन का नियम
की व्याख्या होती है या प्रतिपादन किया गया है। फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही, एंड अगली वीडियो इसका लेक्चर नंबर 2 आएगा, इसमें कंप्लीट स्टेप करा दूंगा। वीडियो चले तो लाइक करें एंड कमेंट करें वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल को वेट करते रहें। इसी के साथ मैं क्लास 10 का मैथ एंड सोशल साइंस भी करा रहा हूँ, एंड थर्ड लैंग्वेज संस्कृत भी आपके लिए करा रहा हूँ, ठीक है, उन्हें भी देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड न्यू हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।